चलिए आज हम लोग बात करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से कितने नंबर वाले क्वेश्चन की, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फाइंड टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है जो क्या कर रहा है, करंट को कैरी कर रहा है, सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यदि उसको कहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर टॉर्क क्या लगेगा, कहाँ भैया टॉर्क क्या लगेगा, यही पूछा जा रहा है। तो उसके लिए हमने पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कब बनाएंगे, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिए, एक मैग्नेट का साउथ पोल। ये हमारा क्या है नॉर्थ पोल, ये हमारा इसका है साउथ पोल। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारा क्या चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमने दिखा दिया और ये क्या है हमारा मैग्नेट लिया है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अच्छी बात है। ये हमारा एक कॉइल लिए PQRS जिसमें करंट क्या फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने लिख दिया कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, जहां पे I हमारा क्या है करंट फ्लोइंग थ्रू ए कॉइल। AB क्या है इसके साइड से यहां तक का डिस्टेंस कितना A और यहां से यहां तक का डिस्टेंस B, ठीक। तो AB हमारे से क्या हो गए, साइड्स हो गए। तो A इंटू B हमारा क्या देगा, रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है A इंटू B मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हमारा क्या दे दिया, एरिया ऑफ द कॉइल। अब तीसरा टर्म मानते हैं थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल ऑफ द कॉइल। मतलब ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, और यदि कॉइल हमारा ऐसा होता तो ये नॉर्मल ऐसा जाता। तो यदि कॉइल को हल्का टिल्ट करेंगे तो नॉर्मल भी थोड़ा टिल्ट होगा। तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना देके रखा है, थीटा। अब हमको यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है हमारा फोर्स इंटू टॉर्क हमारा होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब किसी कॉइल पे जो फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स हमारा जो होता है I L क्रॉस B। कभी ये फॉर्मूला पढ़े थे, चूंकि यहां पे इसको लिख सकते हैं I L B साइन थीटा। यहां थीटा किसके बीच का एंगल है, L और B का। L हमारा कौन सा, ये वाला L, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, ये हमारा इसका लेंथ और ये हमारा इसका मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ हमारा कितना भी कॉइल घूम जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा कितने का एंगल बनाएगा, ये हमारा कितना भी घूमेगा ये तो हमेशा स्ट्रेट ही रहेगा वर्टिकल, और ये हमारा ऐसा रहेगा तो हमेशा ये क्या रहेगा 90 डिग्री का। तो कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है ILB। चूंकि यहाँ पे लेंथ L नहीं है, क्या है B है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बनता है IB इंटू B। तो हमने फोर्स के लिए लिख दिया IB इंटू B। अब रह गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, जब ये दोनों हमारा ऐसा रहता तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, इतना दिख रहा है, लेकिन जो ही ये ऐसे घूमेगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिख रहा होगा, क्या हो रहा है कम हो रहा है। मतलब ये हमारा ऐसा है तो अभी डिस्टेंस इतना है, जो ही ये घूमना शुरू करेगा तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे करके दोनों के बीच का क्या हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, और ऐसे जाएगा तो कम हो जाएगा, ठीक। तो मतलब क्या है कि लेंथ इस पे फोर्स इस तरफ और इसके ऊपर फोर्स इस तरफ। अब फोर्स को थोड़ा देख लेते हैं, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। फोर्स का डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, लेफ्ट हैंड रूल पढ़े हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या होता है, ये हमारा जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, ये हमारा किसको बताता है, किसको बताता है भैया तुम, करंट को बताता है। चलिए करंट को ये बताता तो हमारा अंगूठा किसको बताएगा, फोर्स को। चलिए इसको हम रख दिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसको रख दिया करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसा, तो अंगूठा किधर गया, पीछे। तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। इस वाले कॉइल की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड ये, कॉइल में करंट का डायरेक्शन ये, अंगूठा किधर, बाहर की तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, मतलब इस साइड से फोर्स इस तरफ और इस साइड से फोर्स इस तरफ। तो ये टर्न ऐसा होना शुरू करेगा, ऐसा टर्न होगा ना, फोर्स अभी भी इसी तरफ और ये भी फोर्स इस तरफ, और ये बीच का डिस्टेंस कम होना शुरू हो रहा है। अब सवाल हो गया, इसके ऊपर ही फोर्स पता चल गया, इस वाले के ऊपर फोर्स पता चल गया, और ऊपर वाले और नीचे वाले की बात करते हैं। तो इन दोनों को कंसीडर हमने नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, थोड़ा सा भावनाओं को समझेंगे। ये हमारा कॉइल है, इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, करंट जा रहा है ना इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का यदि ऐसा टिल्ट है ये इस तरफ करंट जा रहा है, और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो यहाँ क्या है L क्रॉस B। तो L क्रॉस B करेंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो फोर्स इसमें किस तरफ लगेगा, ऊपर। और उसी तरह यहां देखेंगे तो फोर्स इसमें नीचे की तरफ। क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का सेम है। यहां पे क्या था लाइन ऑफ एक्शन,
ये इस तरफ ये इस तरफ, दोनों का लाइन अलग अलग है। ये इस लाइन पे कोई और फोर्स होता है इस वाले पे, तो ये भी कैंसिल आउट करता है, क्योंकि नहीं है इस यहाँ फोर्स लगा रहा है, ये यहाँ फोर्स लगा रहा है। लेकिन ऊपर और नीचे वाले के लिए ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और ऊपर वाला ऊपर की तरफ फोर्स लगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल आउट। इसलिए इन दोनों फोर्स की कोई चर्चा नहीं करेंगे। फोर्स किसकी, इसकी और इसकी। तो फोर्स हमारा हो गया कितना, आई बी बी। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये हमारा क्या है, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा है कॉइल का लेंथ, ठीक। तो हमारा जो थीटा है, यदि आप थोड़ा मतलब ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री पढ़े होंगे तो आप निकाल सकते हो, ये हमारा एंगल बन जाएगा थीटा और ये हमारा लेंथ क्या है, ए है। तो ये साइड क्या कहलाएगा, ए साइन थीटा। तो दोनों फोर्स के बीच का, ये हमारा एक साइड ये फोर्स लग रहा है और दूसरे ये वाला फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, ए साइन थीटा। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले लिया, ए साइन थीटा। थोड़ी सी भावनाओं को समझ में आया होगा। अब क्या किया जाए भैया, आई बी को एक साइड और ये बी जो दोनों साइड हैं उन दोनों को एक साइड रखती है साइन थीटा, और ए और बी मिलके क्या बनाएगा, एरिया। तो लिख दिए एरिया का एरिया, साइन थीटा का साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से यदि हम n टर्न्स की बात करते हैं, मतलब कॉइल जो है उसके पास n टर्न्स है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, n से मल्टीप्लाई करते हैं। शायद पहले भी कभी देखे हैं। तो n से मल्टीप्लाई करते हमारा क्या होता है, n आई बी ए। आई बी ए तो हो गया किसके लिए, सिंगल कॉइल के लिए। यदि n टर्न्स होते मतलब n कॉइल्स लपेटे गए होते तो हमारा क्या बनता है, n आई बी ए। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है करंट कैरिंग कॉइल के लिए, आई एन ए, या सिंपल सा लिखे एन आई ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ दाएं बाएं जैसे लिखे। तो एन आई हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो एन आई और ए ये तीनों मिलकर हमको एम दे देगा, और बी का बी रह गया और साइन थीटा का साइन थीटा रह गया। तो एम बी साइन थीटा हमारा फाइनल रिजल्ट आया टॉर्क के लिए। चूंकि टॉर्क हमारा वेक्टर होता है तो वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं, साइन थीटा है। मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको साइन थीटा है तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, और किसका, मैग्नेटिक मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो एम क्रॉस बी टाउ। तो ये 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि आप हमारे सामने होते तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता, लेकिन फिर भी यदि समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्लेन बायोट-सेवर्ट्स लॉ। ये 2 नंबर में कई बार पूछा है। अच्छा, विथ इट्स हेल्प डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ये हमारे पास मान लियो एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट क्या चल रहा है, आई। इसका ये सेंटर, इस सेंटर को जो लाइन ऐसे जा रही है, ये इसका क्या कहलाएगा, एक्सिस। इस एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट P के ऊपर आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के कारण। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इसका पार्ट 1 में हमने क्या बात कर दिया, एक्सप्लेन बायोट-सेवर्ट्स लॉ, राइट। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कब, 2 मार्क्स वाले में 2021 के अंदर। तो आप वहां जाके देख सकते हैं इसको। दूसरा है जो हमको डिराइव करना है, डिराइव एन एक्सप्रेशन एक्सियल लाइन के ऊपर। तो ये तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं 2 मार्क्स में, तो इसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर आते हैं, क्या कह रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या सर्कुलर कॉइल। देख हमने कॉइल ले लिया, दिख रहा होगा, कहाँ भैया आजा। ये हमारा क्या है, एक कॉइल है, ठीक। इसमें करंट क्या चल रही है, आई करंट चल रही है। इसका ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर को मिलाने वाला जो ये लाइन है, इसके किसी पॉइंट P के ऊपर हमको क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो कुछ कुछ भावनाओं को मान लेते हैं। मान लिए क्या, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस क्या, A। एक सर्कुलर कॉइल लिए हैं जिसका रेडियस कितना है, A ले लिया, विथ सेंटर O, ये हमारा इसका सेंटर है। क्या करंट I भी फ्लोइंग इन द कॉइल, और करंट क्या है, I करंट इसमें फ्लो कर रहा है। चलिए सपोज P इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ये हमारा P पॉइंट है इसके एक्सिस पे।
एट ए डिस्टेंस कितना पे, x डिस्टेंस पे, मतलब इस सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, x फ्रॉम इट्स सेंटर O। अच्छी बात है, यहां तक जो फिगर है वो हमने लिख लिया। अब तो मजा आएगा। अब क्या किया, कंसीडर टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कॉइल ईच ऑफ लेंथ dl। अब इस कॉइल के ऊपर से तो दो छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे यहां ले लिए स्मॉल एलिमेंट, इसका लेंथ कितना dl, एक छोटा सा एलिमेंट चलो यहां ले लिए, इसका भी लेंथ dl एट पॉइंट C एंड D, C और D के ऊपर। अब यहां से बात करें, इस C से इस P तक का डिस्टेंस या इस D से P तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये हमारा परपेंडिकुलर ऐसा, ये लेंथ x, ये कितना a, तो ये डिस्टेंस कितना होगा √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं PC, P से C तक का डिस्टेंस या P से D तक का डिस्टेंस PD इज इक्वल्स टू R। इसका मान कितना ले लिए, इसको R मान लिए, R बराबर √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंगल बिटवीन द DL एंड R। अब हमारे पास यदि कोई कॉइल है, ऐसा कोई कॉइल है मान लियो, ठीक है, ये इसका लेंथ कहलाएगा, ठीक है, और ये हमारा R है, चाहे R कहीं भी रहेगा, कितना भी दूर होता, तो ये एंगल कितने का बनता हमेशा, यदि सेंटर पे ही पहुंच जाओगे तो ये भी अभी भी 90 है, तो सेंटर से दूर भी जाएंगे तो भी ये हमेशा क्या रहेगा, 90 रहेगा। तो DL और R के बीच में एंगल कितने का, 90 डिग्री का। अब इसके कारण इस पॉइंट पे और इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसका हमने नाम रख दिया, एक का dV और दूसरे का dV डैश, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस वही, करंट वही, लेंथ वही, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वही। तो जो बनेगा वो dV और dV डैश, जो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बात करते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब P पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, दोनों के कारण, इसके कारण इसको ही माने इसको ही माने, तो दोनों के कारण वहां पर देखेंगे। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे ये जो फाई लिखे है वो एंगल कैसे आ रहा है, ठीक है, इस एंगल को यदि हमने फाई माना, ठीक है, तो ये एंगल फाई कैसे बनेगा। तो शकल दिख सोच रहे होगे कि ये लकीर ऐसी आई है तो इसको हम ऐसे खींच देते तो सही होता, ऐसा नहीं है मेरे लाल, ऐसा नहीं है। चलिए पहले सबको मिटा लिया जाए, क्या लिया जाए। तो अब थोड़ा सा सोचेंगे, कुछ मिल जा भाई, गोलू सा कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए एक ढक्कन ही सही। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक रिंग है, ऐसा ही रिंग होता है, तो ये हमारा रिंग का क्या है, DL, और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, IDL। यदि वेक्टर फॉर्म में इसी फॉर्मूले को लिखते, क्या होता है, dV का फॉर्मूला μ0/4π I dl क्रॉस R डिवाइडेड बाई R³, ये होता है। मतलब dl क्या, इसका छोटा सा लेंथ, और R क्या होता है, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक की दूरी जहां पे हमें निकालना, मतलब यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या होगी, R क्या लेती, किस पॉइंट पे चाहिए उस एलिमेंट के कारण। तो अभी देखा जाए, जैसे ये हमारे पास कॉइल है, ठीक है, और इसके एक्सिस ये, तो ये हमारे पास पॉइंट होगा ऐसा, ठीक, ये हमारा साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, क्योंकि 3D डायग्राम है थोड़ा सा। तो इसमें क्या देखना है, DL क्रॉस R, DL मतलब ये लेंथ और R ये हमारा, तो DL क्रॉस R करेंगे तो कैसे जाना पड़ेगा हमको, ये हमारा लेंथ ऐसा देख सकते हैं, ये इस पे रखे हाथ को, DL से इसकी तरफ आए तो ऐसा, तो अंगूठा किस तरह गया, थोड़ा सा एंगल पे दिख रहा है, तो ये एंगल कितने के बराबर, ये वर्टिकल के साथ बनाएगा वो एंगल जितने पे ये जाएगा, तो यही फाई हमारा, जितना ये एंगल बनेगा वही एंगल ये होगा। तो ये चूंकि 3D के अंदर जा रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होंगे, सेम होंगे। तो यदि ये फाई हमारा, ठीक है, तो इसके ये जो dB है, इसके दो कंपोनेंट तोड़ा जाए, एक वर्टिकल की तरफ, एक हमारा हॉरिजॉन्टल की तरफ, तो जिसके साथ एंगल वो हमको क्या देता है, कॉस का कंपोनेंट, और जिसके साथ एंगल नहीं रहता है वो हमको देता है साइन का कंपोनेंट। तो dB का dB साइन फाई हॉरिजॉन्टल में और dB कॉस फाई वर्टिकल में। उसी तरीके से सब
ये तो किसके लिए dB ये हमारा हो गया किसका कारण, एक के कारण, और दूसरे कारण भी सेम हमारी कहानी होती ऐसा, तो हमको क्या मिलता, इसका भी dB डैश, इसका वर्टिकल cos थीटा cos फाई और इसका हॉरिजॉन्टल dB डैश sin फाई। चूंकि ये dB डैश और dB हमारा इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे को काट देंगे, मतलब इन दोनों की कहानी खत्म। अब नेट किधर दिख रहा है, ये दोनों बन रहा है dB sin फाई और dB डैश sin फाई, तो dB और dB डैश दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं इसको, नेट यहां पे लिखते तो क्या होता है 2dB sin फाई लिखा जा सकता है। थोड़ा सा ट्रायंगल को यूज कीजिएगा तो यहां पे हमको क्या लिखते हैं 2dB sin फाई नेट हॉरिजॉन्टल। अब dB का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, IDL sin थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, पढ़े हैं कभी, तो 2 का 2 रहने दिए, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई r स्क्वायर और sin फाई का sin फाई रख सकते हैं। अब sin फाई की वैल्यू यहां से निकाली जा सकती है, कैसे निकाल सकते हैं, ये हमको डिस्टेंस पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस पता है, तो sin फाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, sin फाई के लिए हमको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये तो मतलब a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, sin फाई की वैल्यू हो जाएगी। चलिए तो sin फाई की वैल्यू अभी फिलहाल नहीं डालें, यहां जब डालें हैं तब देखिए a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये कैसे हो गया भैया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो ये r स्क्वायर कहां से आ गया, सॉरी ये एक्स स्क्वायर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई जो पहले थी कहानी, अब चूंकि यहां पे एंगल की बात करें आई dl क्रॉस r, dl और r के बीच का एंगल कितना, जस्ट पहले भी देखे हैं कितना था 90, इसको यहाँ पे चिपका दिए sin 90 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर sin फाई। अब इसके अंदर ये तो बन गया 1, ये बन गया हमारा क्या 1, 2i dl छोटू है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर, 2i बाहर और r स्क्वायर बाहर, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई r स्क्वायर और sin फाई की फिक्स्ड वैल्यू आएगी, क्योंकि ये हमारा फिक्स्ड है तो इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड आएगी। तो और इंटीग्रेशन के अंदर बच कौन सा गया dl, ठीक, अब उसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो बात की बात है, तो ये बाहर था और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब बहादुर यहां से चलना शुरू करेगा, इसको बढ़ाना शुरू करेगा तो ये भी तो साथ में चलना शुरू करेगा, तो यहां से जब यहां जो ही पहुंचे तो ये भी यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो ये कितना टोटल होता है 2 पाई r, ठीक है, चूंकि यहां a है तो 2 पाई a, तो हाफ के लिए क्या होता है हमारा 2 पाई, एक जगह पे पाई a, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं पाई इंटू a, क्योंकि हम 2 एलिमेंट लिए हैं, एक एलिमेंट लिखते तो 2 पाई r चलता, लेकिन हमने 2 एलिमेंट लिया है, इसके वजह से एक यदि चल के यहाँ पहुंचेगा तो दूसरा भी चल के यहाँ पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, चल के यहाँ पहुंचेगा तो दूसरा भी चल के यहाँ पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और साइन फाई का ये हमारा फाई है, ये हमारा x है, ये हमारा a है, और ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन फाई के जगह पे a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पाई a का पाई a लिख दिए। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो वहाँ जैसा है वैसा रख लिए, उसके बाद 2ia और यहाँ पाई a, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आई a स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है ये वाला बहादुर है, इसको लिखते तो क्या लिखते a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाता हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो इसको लिखते तो क्या लिखते a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस 1/2, तो पावर कितना हो जाता है, ये पावर जोड़ते तो हमारा हो जाता 2 प्लस 1 3/2, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हमारे कितने कॉइल के लिए, एक कॉइल के लिए, यदि मान लो n कॉइल्स होते,
इफ देयर आर n टर्न्स इन द कॉइल, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड मिलता। ठीक है, अब यदि हम सेंटर की बात करें, एक क्वेश्चन आपसे पूछे हुए सेंटर पे, तो इस तरीके से भी आप सेंटर का निकाल सकते हो और जो आगे हम बताएंगे उससे भी सेंटर पर का निकाल सकते हैं। तो सेंटर की बात करते हैं तो ये पॉइंट यदि यहां ना हो के कहां होता, यहां होता, तो x की वैल्यू क्या होती, 0। तो इस वाले इक्वेशन के अंदर यदि हम x की वैल्यू 0 डाल दें, ये वाला x की वैल्यू 0 डाल दें, तो ये क्या हो जाएगा, u0/4π2πi a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर पावर 3/2, मतलब a स्क्वायर पे पावर 3/2। तो 2 से 2 ये साफ, तो बचता क्या हमारा a क्यूब। तो वही कहानी हमारा रखेंगे, तो u0/4π2πi a स्क्वायर 2πi a स्क्वायर, और यहाँ से ये बनता क्या बना, a क्यूब, तो a क्यूब। अब यहाँ से स्क्वायर और ये क्यूब कट गया तो क्या बचेगा, u0/4π2πi बाई नीचे से a, तो और इसको काटेंगे तो पाई से पाई 2, तो u0i/2a, u0i/2a, और a यहाँ पे क्या है, तो सर्कुलर लूप है या कॉइल है उसका रेडियस। तो उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा इसको भी साफ कर देते हैं कि आपको लिख सके, हर एक स्टेप को समझ के लिखिए। और यहां पे थोड़ा सा इसको सुधारने की जरूरत है। ये क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। हमारा क्या है, एक्सप्लेन, कब पूछा 2012 में, एक्सप्लेन बायोट-सेवर्ट्स लॉ, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग लूप कहिए, कॉइल कहिए, एक ही बात है। तो अभी भी हमने निकाला था ये कहानी, सेंटर पर जाए तो इस मेथड से जाइए, वरना भैया आगे तो एक और मेथड है ही। तो फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम लोग कब देखे हैं, 2 मार्क्स वाले में देखे हैं, कोई चर्चा नहीं इसकी। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, चलिए आ जाइए। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो है सेकेंड पार्ट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट कहां पे, सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। पहले वाले तरीके से ये बना सकते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा। अब छोटा तरीका, ये हमारा सर्कुलर लूप है, ओके, इसका अपना एक सेंटर होगा, सेंटर को वो मान लिए। तो मान लेते हैं लेट आई करंट फ्लोइंग इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस कितना r, और करंट क्या फ्लो कर रहा है, इससे आई करंट फ्लो कर रहा है। अच्छी बात है, हरा चलिए, आई करंट फ्लो कर रहा है, ओके। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द वन ऑफ द इट्स स्मॉल एलिमेंट dl। अब इसका एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट काट लेते हैं, इसमें से ये काट लिए dl, इसके कारण इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग dB इक्वल्स टू फॉर्मूला जानते हैं, u0/4πi dl sin θ r स्क्वायर, बायोट-सेवर्ट्स लॉ से इतना जानते हैं। अब गौर करोगे, ये हमारा रेडियस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r है, जो हमारा रेडियस के बराबर है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r, और यही हमारा क्या है, इसका रेडियस भी। तो रेडियस कहीं से भी खींचा जाए वो हमेशा इसके सर्कल के साथ कितने का एंगल बनाएगा, यहां से भी खींचोगे तो 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, मतलब इसके लेंथ के साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। तो थीटा इक्वल्स तो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। तो u0/4πi dl sin 90 बाई r स्क्वायर, sin 90 की वैल्यू 1, तो यहां से लिख सकते हैं u0/4πi dl, u0/4πi dl बाई r स्क्वायर, ये आ जाएगा क्योंकि sin 90 हमारा 0, कहीं से भी खींच के देखोगे ना, ये हमेशा क्या बनाएगा, इसके टेंजेंट के साथ 90 डिग्री ही बनाएगा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर की बात करें तो ये किसके लिए ये था, एक छोटू सा dl एलिमेंट के लिए था। तो इसको हमको यदि पूरे सर्कल के लिए चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट किए u0/4πi dl बाई r स्क्वायर। अब जो भी कांस्टेंट उसको बाहर कर लिए, ये सारे बहादुर क्या है, इसके कांस्टेंट हैं, क्या है, कांस्टेंट है ये सारे, तो इन लोग को सबको बाहर कर लिए। अंदर क्या बच गया, सिर्फ dl, और चूंकि ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा लेंथ लेना पड़ेगा हमको, यहां से यहां तक का टोटल लेंथ कितना होता है 2πr। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 2πr। अब कटम कुटी कीजिए, ये r से ये r स्क्वायर साफ, पाई से पाई साफ,
सॉरी पाई से पाई साफ और 2 से यहाँ 2 बचा, तो यहाँ से क्या बच गया हमारा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पाया गया, एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे। तो जो हमारा यहाँ आया है म्यू नॉट आई बाई 2r, देखेंगे कहाँ भी आ गया म्यू नॉट आई बाई 2a, क्योंकि यहाँ पे हमने रेडियस a लिया था इसके वजह से a आया, और इस जगह पे हमने रेडियस क्या लिया है r लिया है, तो यहाँ पे हमको r आया, वरना पिछले की तरह यदि a लेते तो a आता। समझे थोड़ा सा। यदि अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिए। ये मजेदार है, 2012 में पूछा है 5 मार्क्स में। क्या पूछा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहली बात, साइक्लोट्रॉन होता क्या है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका वर्किंग कैसे काम करता है। तो कहानी कविता तो आप खुद भी जानते हैं। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस यूज टू एक्सलेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जैसे हमारे प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इन सबको क्या करता है, एक्सलेट करने का काम करता है टू हाई एनर्जीज और डिजायर्ड वेलोसिटी तक के लिए इसको एक्सलेट करता है, मतलब फोर्स लगाता है और बढ़ा देता है इसकी वेलोसिटी को। अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, साइक्लोट्रॉन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए चार्ज पार्टिकल मूविंग नॉर्मल टू ए मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपीरियंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के याद होगा पीछे 2 मार्क्स में ही बताए थे, यदि मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल यदि कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो वो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगता है और कैसे वो घूमता है, सर्कुलर पाथ पे घूमता है। तो एक्सपीरियंस है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ड्यू टू विच दी पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, पढ़े थे। तो ऐसा कुछ साइक्लोट्रॉन का फिगर होता है। तो ये देख रहे हो गोल 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 घूम रहा है हमारा। अब धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते 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 पराग से निकलेगा यहाँ से, किसी का जगह कपार फोड़ देगा। तो ये आप लिख सकते हैं साइक्लोट्रॉन क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है। आगे ये हमारा साइक्लोट्रॉन का वर्किंग के लिए है, और ये हमारा एक दूसरा डायग्राम है। यहाँ पे ये हमारा जो दिख रहा है ये हमारा इसका साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है। तो थोड़ी सी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल पार्ट लगा, मतलब इस साइड कहीं पे साउथ पोल इसके साथ ही होगा। ये इसका मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इसके अंदर 2 डिस्क, ठीक है, हॉलो डिस्क को रखा जाता है जिसको बोलते हैं डीज, ठीक है। एक हमारा ये हॉलो सेमी सर्कुलर हॉलो डिस्क, ये हमारा सेमी सर्कुलर हॉलो डिस्क, 2 को रखा जाता है, और हमारा इसके साथ जोड़ा जाता है एक एसी को, जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर कहते हैं। इसको जोड़ेंगे और क्या करेंगे उसका कार्यक्रम देखेंगे कैसा होता है। और वो तो हो गया कंस्ट्रक्शन, ये आप बनाइएगा, यहाँ से सर गोल गोल घूमेगा, यहाँ से निकल के टारगेट जिसका कपाड़ फोड़ना है फोड़ देगा। अब इसको समझना सबसे ज्यादा मायने रखता है कि ये क्या बना हुआ है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये फिगर दिख रहा है, मान लीजिए ये हमारा एक डीज है, ये हमारा क्या माने इसको, चलो D2 मान लेते हैं, और दूसरा हमारा डीज है, ये सर्कुलर ही लेते हैं ना, अच्छा लगता है भाई। एक डी, ये सर्कुलर ही ले लेते हैं, डी है तो डी ही रहने दो, ऐसा। और इसके साथ किसको जोड़ दिया गया, एक एसी ऑसिलेटर को। अब यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को डाला गया। एक समय ऐसा था कि जब ये पॉजिटिव था और ये हमारा कैसे घुमाना है, इसको इस तरफ ही लेना है। तो चलो इसको हमने मान लिया, इसको हमने मान लिया ये पॉजिटिव और ये हमारा निगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगी, तो ये जो हमारा चार्ज है इसके ऊपर किस तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चलती हैं, तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, ये इस तरफ चलेगा और पहुंचेगा कहाँ, इस डी के अंदर। अब चूंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड, ये तो ऐसे करके रखा हुआ ना, डी रखा कैसे रहता है, ऐसे रखा रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, देख रहे हैं पीछे, मैग्नेटिक नॉर्थ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है।
तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और ये चल कैसे रहा है, ऐसे, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा, यहाँ पे निगेटिव, ये पॉजिटिव, जिसके वजह से इसको वेलोसिटी मिली, ये इसके अंदर आया। अब चूंकि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कारण इसमें क्या होगी, सर्कुलर मोशन को पकड़ेगा। तो सर्कुलर मोशन पकड़ेगा तो ये क्या करेगा, ऐसा चलेगा। जो ही ये इससे निकलने वाला होगा उसी समय ये AC अपनी क्या करेगा, पोलैरिटी को चेंज करेगा। मतलब चूंकि ये पहले प्लस था तो अब ये प्लस ना होकर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ऐसा है। जो ही ये ऐसा होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसे होनी शुरू हो जाएगी, ऐसा प्लस से माइनस की तरफ आ जाएंगी। तो जो ही ये इसके बाहर आया, इसके ऊपर वापस से क्या लगा, फोर्स लगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ेगी ना। जो ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसेगा तो क्या होगा, उसकी फोर्स लगेगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी और बहादुर क्या करेगा, इसमें आएगा। वापस से यहाँ पे कौन काम करना शुरू कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वापस से इसको ऐसे घुमाएगा, घुमा डालेगा। जो ही ये यहां पहुंचेगा वापस से कौन बदल जाएगा, ये वापस से ऐसे बदल जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा प्लस वाला और ये माइनस बन जाएगा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो जो ही ये चार्ज इसके अंदर आया तो इसके ऊपर वापस से सब फोर्स लगेगा, फिर से वेलोसिटी बढ़ गई, फिर ये टर्न मारेगा और पूरा चक्कर मारेगा। तो यही कहानी इसमें चलते रहती है, चलते रहती है, जिसके वजह से इसमें क्या होता है, क्या होता है, तो इस जिसके कारण इसके अंदर वेलोसिटी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसकी बढ़ती है। और वही काम के लिए हमको साइक्लोट्रॉन चाहिए, अब चाहिए ना, हाँ। तो वही चीज है यहाँ पे, प्रोटॉन सोर्स ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा और एक समय आएगा किधर से निकल गया, यहाँ से आके टारगेट को हिट कर दिया। यही कहानी आपको डिटेल में कंस्ट्रक्शन में लिखी गई है कि हमारे पास इस कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो डी शेप्ड मेटेलिक चेंबर D1 एंड D2 कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। द टू डीज आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली विथ ए स्मॉल गैप सेपरेटेड देम, हॉरिजॉन्टल रखा गया और इस दोनों के बीच थोड़ा सा गैप दिया गया है। ओके, द डीज आर कनेक्टेड टू दी किससे, सोर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा लिखा हुआ है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इसके साथ इसको जोड़ दिया गया है। द डीज आर इंक्लोज्ड इन ए मेटल बॉक्स कंटेनिंग ए गैस एट ए लो प्रेशर ऑफ ऑर्डर कितना, 10⁻³ mm मरकरी, mm ऑफ Hg कहिए। इस पूरे सिस्टम को किसमें रखा गया, एक किसमें, लो प्रेशर चैम्बर के अंदर। तो होल एपरेचर्स इज प्लेस्ड between the two poles of strong electromagnet north source NS, इस दोनों के बीच में हमको क्या रख दिया गया है, इस दोनों को मतलब इस डीज को प्लेस किया गया है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज, दिख भी रहा है, डीज ऐसे रखा गया है और मैग्नेट कैसे है, यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर रखी गई है। तो ये इसका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी जो आपको इसका वर्किंग समझाया तो वही लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं कहानी में पीछे, चलिए ये आपके लिए नेक्स्ट, इस फिगर को नहीं बनाइएगा, इस दोनों फिगर को बना लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो वही फिगर है। नेक्स्ट हमारा और ये इसका हो गया वर्किंग। अब बात करते हैं इसके थ्योरी की। तो क्या कह रहा है भैया कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो इससे पहले भी देखे थे कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, वो किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। तो पढ़े mv²/r 2 मार्क्स में भी देखें इक्वल्स टू QVB। यहां से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं कि किस रेडियस पे ये घूम रहा है, तो और चाहे तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, रेडियस पता है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि भैया इस रेडियस पे घूम रहा है तो हमारा वेलोसिटी क्या होगी। अब ये टाइम कितना लेगा, तो इफ t इज द टाइम टेकन बाय द
चार्ज टू डिस्क्राइब द सेमी सर्कुलर पाथ इनसाइड द डिस्क। अब टाइम मतलब क्या होता है, कितना डिस्टेंस चला और किस वेलोसिटी से चला। तो कितना डिस्टेंस, चूंकि इसको इसी में चलना है ना, हाफ ही सर्कल चलना है, तो पूरा सर्कल होता है 2πr होता, हाफ सर्कल के लिए πr, और वेलोसिटी से डिवाइड करोगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, बाय टाइम। तो टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो πr डिवाइडेड बाय v कितना है, qb/r बाई m। तो v की जगह पे डाल देंगे qb, और r से r यदि इसको रखते तो πr डिवाइडेड बाय qbr बाई m, ये r से r कट जाता तो क्या बचता, πm/qb, ये हमारा बचता। यही तो लिखा हुआ है। चलिए अब क्या है, इलेक्ट्रॉन हैविंग वेलोसिटी v इक्वल्स टू इतना इज प्रोजेक्टेड इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल्स टू 4k। कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड क्या होगा इलेक्ट्रॉन के मोशन का, तो ये वाला फॉर्मूला कभी पढ़े होंगे, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2πm/qb। इसी को लगाते हैं, t इज इक्वल्स टू 2πm डिवाइडेड बाई qb। तो 2 पाई का पाई m, कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। चल कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इस पर चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दे के रखा है, 4। तो 4 का 4, जो ही इसको कटम कुट्टी करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8.929 इंटू 10⁻⁻12 सेकेंड। एकदम आसान सा फॉर्मूला, ध्यान में रखिएगा, बनेगा। आप कह रहे हैं एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी के लिए हमको क्या करना है, डेरिवेशन चाहिए। और कह रहे हैं कंपेयर बिटवीन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। इस दोनों के बीच में हमको क्या बताना है, एक कंपैरिजन करना है। चलिए छोटा सा चीज है, देख लेते। 2009 प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किसके लिए, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। करंट को मेजर करने के लिए काम करते हैं। चलिए अब इसकी प्रिंसिपल की बात करें तो यदि किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, याद होगा ये फिगर भी जस्ट पीछे देखे थे, किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि रख दिया जाए तो उसमें क्या आता है, यदि कॉइल से करंट पास करेगा तो क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्शन आता है ड्यू टू टॉर्क। तो कह सकते हैं टॉर्क एक्ट ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस द कॉइल रोटेट करेगा, टॉर्क के कारण तो रोटेट, हेंस द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसके कारण क्या आता है, कॉइल जो ही टॉर्क का मूव किया तो उसमें डिफ्लेक्शन आता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट फ्लोइंग। अब जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। या लिख सकते हैं, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएं, I इक्वल्स टू G फाई। फाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, I क्या हमारा करंट है। तो जितना ज्यादा करंट जाएगा फाई की वैल्यू क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो वर्किंग की बात करें, मूवेबल कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 2 परमानेंट मैग्नेट्स। ये हमारा दिख रहा है, एक नॉर्थ पोल एक हमारा साउथ पोल, 2 परमानेंट मैग्नेट्स है एज शोन फिगर। एक कॉइल इज रैप्ड इन ए फ्रेम एंड हंग बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक कॉइल को किसके बीच में लटका दिया गया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। दिस कॉइल इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। ये कॉइल किसके हेल्प से लटक रहा है, स्प्रिंग के हेल्प से। दिस स्प्रिंग सर्व्स टू ट्रांसमिट करंट। अब ये करंट सप्लाई करने का काम कौन कर रहा है, यही स्प्रिंग कर रहा है। प्रोवाइड द कंट्रोलिंग फोर्स। और इसी स्प्रिंग का, स्प्रिंग का क्या है, थोड़ा सा उसको घुमाओगे तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता है, तो वो इसको क्या कर रहा है, घूमने से रोकने के टाइम पे वो कंट्रोल कर रहा है, ज्यादा ना घूम जाइयो, तो कंट्रोलिंग फोर्स। अब ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं कि यदि इस केस में
हमारा टाउ जो होता था वो कितना आया था, NIBA sin phi। जस्ट निकाल चुके हैं पहले, ये सारी कहानियां कर चुके हैं, कैसे आया था नहीं आया था। तो NIBA sin थीटा। अब ये किसके कारण, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट करिंग कॉइल है, तो उसके अंदर जो हमारा टॉर्क आया वो हमारा क्या आया, टाउ इक्वल्स टू NIAB। बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, आई करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स। अब चूंकि यदि इसके अंदर डिफ्लेक्शन फाई है तो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, कौन लगाएगा, स्प्रिंग लगाएगा। तो वो किसके बराबर होगा, K इंटू फाई के। तो रीस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर, जो डिफ्लेक्शन हमारा प्रोड्यूस किया, डिफ्लेक्शन टॉर्क के। तो लिख सकते हैं K फाई इक्वल्स टू NIAB। तो यहां से I बराबर क्या लिखा जाता है, I बराबर K फाई डिवाइडेड बाई NAB। अब चूंकि ये सारे के सारे किसको छोड़ के, एंगल को छोड़ के, कि ये तो डिपेंड करता है कितना करंट आएगा उसके हिसाब से वो टर्न करेगा। तो एंगल को छोड़ के बाकी सब क्या है, के भी एक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, क्योंकि दो पोल्स लगे हुए हैं ये है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो इन सारे कांस्टेंट को मिला के एक गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G बना लिए। अब यहां से लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। तो यहां से लिखना चाहते हैं तो फाई इक्वल्स टू, आगे यूज करेंगे फाई इक्वल्स टू, इस वाले इक्वेशन से लिखते तो क्या लिखते, फाई इक्वल्स टू NIAB डिवाइडेड बाई K, NIAB डिवाइडेड बाई K। तो ये हमारा फाई के लिए कहानी होगी। अब चूंकि हमसे पूछ रहा है क्या, करंट सेंसिटिविटी। पहले सेंसिटिविटी होती क्या है ये समझ लेते हैं, कहीं पूछ दे 2 नंबर में 4 नंबर में। तो गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव इफ क्या हो, यदि छोटे से करंट के ऊपर भी डिफ्लेक्शन तगड़ा वाला दे, तो कह सकते हैं सेड टू बी वेरी सेंसिटिव इफ इट इज शोज लार्ज डिफ्लेक्शन इवन व्हेन ए स्मॉल करंट इज पास थ्रू इट। यदि छोटा सा करंट पास करेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा देगा। मतलब जैसे कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं तो उनको एक ढेला भी मार दीजिए तो क्या होते हैं, ज्यादा ही रोने लग जाते हैं। तो वही सेंसिटिव वाली कहानी है। तो अभी जस्ट देखे फाई इक्वल्स टू NBA बाई K इंटू आई। तो हमारा पूछ रहा है करंट सेंसिटिविटी का फंडा। तो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन जस्ट निकाल चुके हैं NBA बाई K इंटू आई, तो लग दिए। और हमारे पास क्या है, ये I है तो 1/i इधर रखिए, बाकी फाई की वैल्यू यहाँ रखे। तो ये I से I कट गया, क्या बच गया NBA बाई K। तो ये क्या कहलाएगा, करंट सेंसिटिविटी। वही हमारा यदि पूछा जाता वोल्टेज सेंसिटिविटी तो क्या होता, डिफ्लेक्शन बाय वोल्टेज, V इक्वल्स टू I इंटू आर होता है ना। तो I इंटू आर, अब यहाँ से फाई की वैल्यू डाल दिए NBA बाई K इंटू आई इंटू 1/i इंटू आर। तो I से I कट गया तो क्या बच गया, NBA डिवाइडेड बाई KR, NBA डिवाइडेड बाई KR। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं करंट सेंसिटिविटी का। तो करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज किसके, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन ए गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पर यूनिट करंट फ्लो करेगा तो कितने का डिफ्लेक्शन आएगा, वही उसका क्या कहलाएगा, सेंसिटिविटी। तो पीछे का इसको चलिए यहां से लिखने की इच्छा है तो लिख सकते हैं। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया हमारा नेक्स्ट। ये करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि पूछ सकता है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा कंपेयर बिटवीन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। सेकंड पार्ट था इसका बी। तो इसको क्या कहानी है थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इन इट पावरफुल मैग्नेट इज यूज्ड, किसमें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ड्यू टू दिस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट, मतलब बाहरी कोई मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जबकि मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर में इट्स कंट्रोलिंग रीजन इज अर्थ रीजन, मतलब इसको जो कंट्रोल करने वाला होता है कौन सा होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कंट्रोल होता है। हुज वैल्यू इज वेरी स्मॉल। अब परमानेंट मैग्नेट के रिस्पेक्ट में क्या है, इसकी वैल्यू कुछ कम है। देयर इज ए बिग इफेक्ट ऑफ किसका, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यदि इसके पास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेके जाएंगे, मतलब मैग्नेट लेके जाएंगे, तो उस पर असर पड़ेगा। ड्यू टू दिस एक्यूरेट डिफ्लेक्शन वैल्यू इज नॉट फाउंड,
तो इसमें एक्यूरेसी की चांसेस क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हमारे इट कैन बी पुट इन एनी डायरेक्शन, इसको किसी भी डायरेक्शन पुट कर सकते हैं। इट इज इसेंशियली टू ब्रिंग इट इन मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में ही आपको रखना है। नेक्स्ट वी डू नॉट गेट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इट्स कांस्टेंट बाय रिप्लेसिंग इट बाय प्लेस टू प्लेस, जगह से एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाने पे, रिप्लेस करने पे हम वो क्या हो गया, इसकी वैल्यू एक्यूरेट मिलने वाली नहीं है। जबकि इसमें क्या है, बाय द रिप्लेसिंग इट वन प्लेस टू अनदर इट्स कांस्टेंट वैल्यू इज इंक्रीज एज द वैल्यू ऑफ बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच ऐसे इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। और यहाँ की बात करें करंट, ये कितना तक का मेजर कर सकता है, इजिली 10⁻⁹ तक का। द करंट ऑफ 10⁻⁹ एम्पियर कैन बी मेजर्ड इजिली बाय इट, जबकि ये कितने तक का 10⁻⁵ एम्पियर तक के करंट को ये मेजर कर सकता है। तो ये आपके दोनों के डिफरेंस हैं, तो ये आप रटिएगा और क्या कीजिएगा, डिफरेंसेस को तो रट ही सकते हैं ना, इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं। तो इसको रटेंगे और कहानी खत्म। तो ये हमारे क्या हो गए, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के तीनों पार्ट आपके हो गए। थैंक यू।